हेलो एवरीवन, मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का वीडियो लेक्चर। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम कंपोजिट बार के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, मिश्रित छड़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मिश्रित छड़ या कंपोजिट बार क्या होता है, इसके बारे में लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, है ना। कोई भी ऐसा रॉड या ऐसा मटेरियल या ऐसा बार छड़, है ना, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो, दो या दो से अधिक मटेरियल से बना हो, या उसके क्रॉस सेक्शन एरिया में दो या दो से अधिक मटेरियल हो, तो उस तरीके के छड़ को हम कहते हैं मिश्रित छड़ या कंपोजिट बार। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि मिश्रित छड़ या कंपोजिट बार में जब डायरेक्ट एक्सियल लोड एक्ट कर रहा हो तो उसमें अलग अलग छड़ में जो स्ट्रेस पैदा होगा या अलग अलग मटेरियल में जो स्ट्रेस पैदा होगा या स्ट्रेन पैदा होगा, इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हमने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आपसे डिस्कस किया हुआ था। आज के लेक्चर में हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि कंपोजिट बार का है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि प्रॉब्लम में हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 है कंपोजिट बार के लिए। इसमें एक स्टील का एक रॉड है, सॉलिड रॉड है ना, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमें दिया हुआ है। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब ये है कि इसका जो डायमीटर है ये हमें दिया है 20 मिलीमीटर। ये स्टील का बना हुआ है। साथ ही साथ इसकी लंबाई जो है ये हमें दिया हुआ है 1 मीटर की लंबाई। क्लियर है। अब ये जो सॉलिड स्टील बार है, इसके बाहर की तरफ एक होलो रॉड है या होलो पाइप है इस तरीके से, और ये होलो पाइप का जो आउटर डायमीटर है, आउटर डायमीटर का मतलब ये वाला जो डायमीटर है ये 30 मिलीमीटर है, और अंदर का जो डायमीटर है ये 20 मिलीमीटर है ना। स्टील का जितना डायमीटर है उतना ही इंटरनल डायमीटर इस होलो पाइप या होलो शाफ्ट का है। और ये जो होलो पाइप है ये ब्रास मटेरियल से बना हुआ है। ठीक है, ये ब्रास जो पाइप है स्टील के पाइप को पूरी तरीके से इसको जकड़ के रखा हुआ है। तो एक तरीके से एक मिश्रित छड़ है। ठीक है, अब इस मिश्रित छड़ में 40 किलो न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है ना। इसमें मिश्रित छड़ में 40 किलो न्यूटन का टेंशन फोर्स एक्ट कर रहा है, जिसके कारण इस मिश्रित छड़ में या कंपोजिट बार में क्या आएगा, स्ट्रेस आएगा और स्ट्रेन आएगा। तो दोनों ही मटेरियल स्टील और ब्रास में कितना स्ट्रेस पैदा हो रहा है ये हमें फाइंड आउट करनी है। साथ ही साथ इसमें कितना स्ट्रेन आएगा ये भी हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर है। दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी। पहला कि दोनों मटेरियल में ब्रास और स्टील में कितना प्रतिबल उत्पन्न होगा, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ इसके कितने, इसमें जो लंबाई में वृद्धि होगा टेंशन फोर्स के कारण, तो कितना वृद्धि होगा लंबाई में, ये हमें फाइंड आउट करनी है ना। इस क्वेश्चन में हमें और क्या पता है, मटेरियल का प्रॉपर्टी पता है, जैसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ब्रास के लिए ये है 1 × 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। साथ ही साथ स्टील का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ES से डिनोट करते हैं, ये है 2 × 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें 40 किलो न्यूटन का फोर्स दिया हुआ है, ये टोटल लोड है, और ये टोटल लोड इस छड़ पे एक्ट कर रहा है ना। तो कुछ लोड स्टील शेयर करेगा और कुछ लोड जो है ब्रास शेयर करेगा। मान लो स्टील का जो रॉड है वो PS लोड शेयर कर रहा है और ब्रास का जो रॉड है वो PB लोड शेयर कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया फाइंड आउट करते हैं। देखिए
ये क्रॉस सेक्शन एरिया होगा और क्रॉस सेक्शन एरिया में दो मटेरियल आ रहा है, स्टील और ब्रास का। तो कंपोजिट छड़ का प्रॉब्लम है, तो एरिया ऑफ स्टील, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्टील, ये है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्टील। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, सर्कल है π/4 इंटू ds का स्क्वायर। ds मतलब स्टील रॉड का डायमीटर, ये हमें पता है ना, 20 मिलीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम 20 मिलीमीटर स्क्वायर रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया हमें मिल जाएगा 314.16 मिलीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, ये स्टील रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया। वैसे ही ब्रास रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया हमें मिलेगा। देखिए ये ब्रास रॉड है, डबल सर्कल, ये वाला एरिया हमें चाहिए। तो इंटरनल एरिया से आउटर एरिया को, आउटर एरिया से बड़ा वाला सर्कल से छोटे वाले सर्कल का एरिया घटाएंगे तो हमें ब्रास रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा π/4 इंटू स्टील ब्रास का आउटर डायमीटर माइनस स्टील का डायमीटर का स्क्वायर। तो ये फार्मूला यूज़ करके हम बाहर वाले सर्कल के एरिया से छोटे वाले सर्कल को घटाएंगे तो ये हमें ब्रास रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप रख दीजिए dB, ब्रास का आउटर डायमीटर है 23/2 माइनस स्टील का डायमीटर 20 है। इस तरीके से ये फार्मूला में हम रखेंगे तो हमें ब्रास का क्रॉस सेक्शन एरिया मिल जाएगा। तो ब्रास का क्रॉस सेक्शन एरिया हमें मिलेगा 393 मिलीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, ये एरिया हमें मिल गया। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें पता है। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है कि कितना इसमें स्ट्रेस आ रहा है। कंपोजिट बार है तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है स्ट्रेसेस इन बार। टोटल लोड हमें दिया हुआ है, टोटल लोड कितना है P इज इक्वल टू क्या होगा, स्टील में कितना लोड शेयर हो रहा है PS प्लस ब्रास ने शेयर किया PB, है ना। ये जो 40 किलोन्यूटन का टोटल लोड P ऐड कर रहा है, कुछ लोड ब्रास मटेरियल बियर करेगा, कुछ लोड स्टील। तो मान लो स्टील ने PS लोड बियर किया और ब्रास ने PB लोड, तो ये दोनों मिल के कितना लोड ले रहे हैं 40 किलो न्यूटन का। इसको आप न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 40 इंटू 10⁻³ न्यूटन हो जाएगा। अब ये PS और PB इसको हम स्ट्रेस के फॉर्म में लिखेंगे। मान लो स्टील मटेरियल में कितना स्ट्रेस पैदा हो रहा है सिग्मा S, है ना। तो सिग्मा S इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया AS हो जाएगा। और ब्रास में स्ट्रेस पैदा हो रहा है मान लो सिग्मा B, तो PB बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा B इंटू AB इज इक्वल टू 40 इंटू 10⁻³ न्यूटन। क्लियर है, इस लोड को हमने प्रतिबल या स्ट्रेस के फॉर्म में लिख दिया है। अब यहाँ पे एरिया हमें पता है, AS और AB का वैल्यू पुटअप कर दीजिए। ये हो जाएगा 314.16 सिग्मा S प्लस 393 इंटू सिग्मा B इज इक्वल टू 40 इंटू 10⁻³ ये हमें मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है, इक्वेशन नंबर 1 मिलेगा जिसमें सिग्मा S और सिग्मा B है, अननोन वैल्यू है जिसे हमें फाइंड आउट करनी है। अब स्ट्रेन की बात करें तो स्ट्रेन इन बार, ब्रास में भी लंबाई में वृद्धि होगा, स्टील में भी लंबाई में वृद्धि होगा, तो दोनों में एक समान लंबाई में वृद्धि आएगा कंपोजिट बार में। क्लियर है, तो स्ट्रेन का वैल्यू दोनों में बराबर होगा, ES इज इक्वल टू AB। ये क्या है स्टील में होने वाला स्ट्रेन है और EB क्या है ब्रास मटेरियल में होने वाला स्ट्रेन। ये दोनों वैल्यू बराबर होगा क्योंकि लंबाई में बराबर वृद्धि होगा। अब इसको स्ट्रेस के टर्म में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, सिग्मा S अपान ES इज इक्वल टू सिग्मा B अपान EB। हुक के नियम से ये हम इसको सिग्मा S और सिग्मा B के टर्म में लिख सकते हैं। यहाँ से हमें
ई एस और ई बी का वैल्यू पता है तो ये रिलेशन हमें मिल जाएगा, सिग्मा एस इज इक्वल टू ई एस ऊपर चला जाएगा, ई बी नीचे आएगा। ठीक है, और यहाँ से ई एस और ई बी की वैल्यू आप रख देंगे, ई एस और ई बी की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से सिग्मा एस इज इक्वल टू सिग्मा बी हमें मिलेगा। ये रिलेशन मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या मिला है, सिग्मा एस इज इक्वल टू सिग्मा बी। इस इक्वेशन नंबर 1 से रिलेशन को इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। इक्वेशन नंबर 2 का जो वैल्यू है सिग्मा एस 2b, यहाँ सिग्मा एस के जगह 2b हम रखेंगे और इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से यहाँ सिग्मा एस के जगह 2b रखिए और इसको सॉल्व करिए तो वहाँ से हमें मिल जाएगा सिग्मा बी की वैल्यू, है ना। सिग्मा बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से मिल जाएगा और सिग्मा बी की वैल्यू हमें मिलेगा 39.2 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, ये पहला आंसर हमें मिल जाएगा। सिग्मा बी का वैल्यू मिल गया, ब्रास में कितना स्ट्रेस आ रहा है। इक्वेशन नंबर 2 से रखिए सिग्मा बी की वैल्यू और सिग्मा एस का वैल्यू मिल जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 समीकरण 2 से हमें क्या मिल जाएगा, सिग्मा एस या स्टील रॉड में स्ट्रेस का वैल्यू मिलेगा। क्लियर है, ये हमें मिल जाएगा 78.53। क्लियर है, ये मिल जाएगा न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये ब्रास में स्ट्रेस और स्टील में स्ट्रेस प्रतिबल कितना होगा हमने फाइंड आउट कर लिया। ये आंसर आपको मिल जाएगा, पहला आंसर, दोनों रॉड में कितना स्ट्रेस पैदा हो रहा है। सिग्मा बी 39.2 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर और सिग्मा ए 78.53 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अब दूसरा हमें फाइंड आउट करना है, पहला हमने फाइंड आउट कर लिया, दूसरा चीज़ हमें फाइंड आउट करना है कि इस रॉड में कितना लंबाई में वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो लंबाई में वृद्धि, इलॉन्गेशन इन रॉड हमें फाइंड आउट करना है, इलॉन्गेशन इन बार। तो इलॉन्गेशन मान लो डेल एल हो रहा है तो स्ट्रेस हमें पता है, स्ट्रेस सिग्मा एस और स्ट्रेस सिग्मा बी दोनों में एक ही स्ट्रेन आएगा, एक ही लंबाई में परिवर्तन होगा, है ना। चाहे आप स्टील में लंबाई में परिवर्तन निकालें या ब्रास में परिवर्तन निकालें, दोनों में एक ही इलॉन्गेशन होगा, इक्वल इलॉन्गेशन होगा। तो ये वैल्यू बराबर होगा इस ई एस और ई बी, और इसको हम लिख सकते हैं डेल एल अपान एल। क्लियर है, डेल एल अपान एल होता है स्ट्रेस, चाहे स्टील में निकाले या ब्रास में निकाले दोनों बराबर होगा, क्योंकि दोनों में लंबाई बराबर रूप से वृद्धि होगा। तो कोई भी एक वैल्यू लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। मान लो ई एस ले रहे हैं तो ये हो जाएगा ई एस सिग्मा एस अपान ई एस इज इक्वल टू डेल एल अपान एल, या आप सिग्मा बी अपान ई बी लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, आंसर एक ही आएगा। ठीक है, यहाँ से हम रखेंगे तो डेल एल का वैल्यू मिल जाएगा, सिग्मा एस हमें पता है 78 पॉइंट, या इसको आप सिग्मा एस अपान ई एस कर लीजिए, या आपको मिलेगा 0.0000392, है ना। ये सिग्मा एस अपान ई एस का वैल्यू मिल जाएगा 0.000392। यहाँ से एल का वैल्यू हमें पता है, एल कितना है 1000 मिलीमीटर। एल लंबाई है, मीटर में दिया हुआ है, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1000 मिलीमीटर हो जाएगा। तो डेल एल अपान 1000 इज इक्वल टू 0.000392। फाइनली डेल एल यहाँ से हमें मिल जाएगा 0.392 मिलीमीटर। याद रखिए यूनिट मिलीमीटर में है। तो ये इतना लंबाई में वृद्धि होगा
स्टील और रॉड ब्रास में। क्लियर है? चाहे स्टील की बात करें या ब्रास मटेरियल की बात करें तो 40 किलोन्यूटन लोड के कारण उसमें 0.392 मिलीमीटर का इलॉन्गेशन होगा, लंबाई में वृद्धि आएगा। आई होप कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।